वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। प्रभु, कल ना इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमने एक टॉपिक स्टार्ट कर दिया था और वहीं से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक बार इन्वेस्टमेंट डिसीजन की मैं दो बातें रिवाइज कर देता हूँ, इधर देखना। कोई भी फाइनेंस मैनेजर हो अपनी जिंदगी में तीन फाइनेंशियल डिसीजन जरूर लेता है। नाम बताना प्रभु से। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। मैंने कल इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात करी थी और कहा था जब भी हम बच्चे हुए दोनों डिसीजन में पढ़ेंगे हमेशा ध्यान रखना इंट्रोडक्शन में सबके दो बातें, सबके इंट्रोडक्शन में दो बातें। तो बाबू क्या दो बातें हैं सर? यहाँ मैंने पहली बात पढ़ी थी, फर्म्स रिसोर्सेज आर ऑलवेज स्केयर्स इन कंपैरिजन टू द यूसेज टू व्हिच दे कैन पुट। बेटा कोई भी फॉर्म ले लो उसके रिसोर्सेज कम ही पड़ जाएंगे, वो जगहें कभी कम नहीं पड़ सकती जहां उन रिसोर्सेज को इन्वेस्ट किया जा सकता है। सो हर फर्म क्या चाहती है बेटा, उन रिसोर्सेज को ऐसे यूज करें कि मैक्सिमम पॉसिबल रिटर्न जनरेट हो। अगर हमारे रिसोर्सेज ही कम है तो जो कम रिसोर्सेज है उनका तो मैक्सिमम पॉसिबल यूटिलाइजेशन करो, उनसे तो मैक्सिमम रिटर्न जनरेट करो। दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट डिसीजन दो तरीके का था, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म को बोल रहे थे कैपिटल बजटिंग डिसीजन, शॉर्ट टर्म को बोल रहे थे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऐसी एसेट से रिलेट करता है जो आपको एक साल के बाद रिटर्न देती हैं। जनरली बोल सकता हूं मैं फिक्स्ड एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स। और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बेटा या तो आपके डे टू डे एक्सपेंसेस के साथ लिंक्ड है या बेटा आपकी वर्किंग कैपिटल या करंट एसेट्स के साथ लिंक्ड है, जो मेरे को विद इन ईयर रिटर्न दे देती है। इसके बाद बेटा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन की कभी कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरे कोर्स में टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग उन एसेट्स के साथ रिलेट करते हैं जो एक साल के बाद रिटर्न देती है। यानी कि बेटा वो कौन कौन सी बातें हैं जो आप सोचते हो जब आप किसी ऐसी एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हो जो एक साल के बाद रिटर्न देती है। तो बेटा पहली बात जो दिमाग में आती है वो है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, है ना। और कैश फ्लो से मतलब इनफ्लो से भी आउटफ्लो से भी। कल मैंने आपको यही कहा था कि मैं अगर आज आपको एक ऑफर दूं, मैंने अगर आपको आज कहा कि एक प्रॉपर्टी है, रियल एस्टेट है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, आप उसमें इन्वेस्ट कर दो अच्छा खासा कमाओगे। बेटा आपके दिमाग में जो पहला क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा, बता दो प्रॉपर्टी कितने की है, यही आएगा ना पहला क्वेश्चन। तो पहली चीज जो दिमाग में आती है वो है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। और हम बेटा मैंने एक एग्जांपल भी दिया था इससे रिलेटेड कि बेटा अगर आज ही खरीदोगे वो प्रॉपर्टी तो 1 करोड़ रुपए की है, जिसको मैंने 100 लाख लिखा था। बेटा 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 5 साल ये रेंट पर रह सकती है। और बेटा हर साल आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे और 20,000 रुपए उस सोसाइटी का मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर है जिसमें प्रॉपर्टी लोकेटेड है। यानी कि एवरी ईयर यू गॉट 4,80,000 इन नेट। और 5वें साल आपकी एक्सपेक्टेशन है प्रॉपर्टी बिक जाएगी जिसकी कीमत 1,20,00,000 है। कल मैंने हमसे क्वेश्चन पूछा था इन्वेस्ट करोगे ना करो, कर दो। तो बेटा बहुत हद तक कैश फ्लो के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूंगा कि नहीं। देखो अभी आपका आंसर ऐसा है, अच्छा अब बताओ 1.5 करोड़ की बिकेगी, अब आंसर क्या है? अब तो बिग यस है। और मैं कहूँ बेटा ये अगर 5 साल के बाद 70 लाख की बिके तो अब आंसर यस है, नहीं है ना? क्यों? करोड़ खर्च कर चुके हो, 5 साल बाद 70 लाख मिलेंगे, 30 लाख का नुकसान। और अगर बेटा कुछ इनकम आपकी 24 लाख रुपए रेंट से आ भी रही है तब भी 6 लाख का नुकसान। एक तो 5 साल का समय चला जाएगा और उसके बाद 1 करोड़ लगाने के बाद भी 6 लाख का नुकसान। बड़ी अच्छी सिचुएशन है। तो दिखाई दे रहा है बेटा कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें या ना करें बहुत हद तक डिपेंड करता है कैश फ्लो पर, है ना। इफ कैश इनफ्लोस आर ग्रेटर देन आउटफ्लोस तो शायद हमारा आंसर यस हो, है ना। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्की बात, ये बात समझ में आ गई थी। बेटा अगली हेडिंग है द रेट ऑफ रिटर्न। इधर देखना, मेरी तरफ देखो। मैं आपको ना दो ऑप्शन दे रहा हूँ, आराम से सुनना जरा वो दो ऑप्शन। मेरे पास ना बेटा दो प्रोजेक्ट हैं, वन इज प्रोजेक्ट ए एंड अदर वन इज प्रोजेक्ट बी। दोनों प्रोजेक्ट ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट है।
व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है दोनों प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं की जा सकती, चूज वन, दोनों 1-1 करोड़ के हैं और आपके पास 1 करोड़ ही है। प्रोजेक्ट ए भी 1 करोड़ का है, बी भी 1 करोड़ का, और आपके पास 1 करोड़ है, तो समझ में आ रहा है प्रोजेक्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एक ही कर सकते हो। बाबू एक की ROI है 10%, एक की ROI है 12%। एक प्रोजेक्ट 10% कमा के देगा, एक प्रोजेक्ट 12% कमा कर देगा, दोनों का बराबर रिस्क इन्वॉल्व है, किसमें करोगे इन्वेस्टमेंट? ऑब्वियसली प्रोजेक्ट भी, तो 12% कमा के देगा। अगर रिस्क बराबर है तो मैं चाहूंगा जहां ROI ज्यादा है वहां इन्वेस्टमेंट करूं। तो बेटा जो लोग कैश फ्लो नहीं समझते वो ROI ज्यादा समझते हैं। देखो कैश फ्लो ना मिथ दे सकता है आपको किसी एक्सटेंट तक। अगर मैं सिंपल ये कहूँ ना कैश इनफ्लोज आर ग्रेटर देन आउटफ्लोज, तो आप इन्वेस्टमेंट कर दो, पर मुझे लगता है किसी एक्सटेंट तक ये बोलना भी थोड़ा गलत होता है। समझाने के लिए एक बात करता हूँ, मैंने कितने रुपए लगाए? 1 करोड़। कितने की बिकी प्रॉपर्टी? 80 लाख। लेकिन 24 लाख इन 5 सालों में, हर लाख 4 लाख, हर साल 4 लाख 80 जा रहा है, तो 5 सालों में कितने? 24 लाख। तो टोटल मिलाकर 1 करोड़ 4 लाख आए, जो कि 1 करोड़ से ज्यादा होता है। तो देखो अगर मैं बेयरली बोलूँ इफ कैश इनफ्लोज आर ग्रेटर देन आउटफ्लोज, तो आप कह दो इन्वेस्टमेंट करो। पर आप खुद बताओ इस सिचुएशन में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? मुझे नहीं लगता करनी चाहिए। 1 करोड़ लगा दिए, 5 साल बिता दिए, कमाया क्या? 4 लाख रुपए। कमाया क्या? 4 लाख रुपए। तो बाबू कैश इनफ्लोज भी इतनी क्लियर कट पिक्चर नहीं देता जितनी अच्छी पिक्चर ROI देता है। देखो मैं ROI निकालना सिखाता हूँ। रेट ऑफ रिटर्न का मतलब कुछ और नहीं है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ही है, ठीक है जी। और मैं तो भैया बहुत ऐसा आदमी जो फॉर्मूला रट नहीं सकता तो बनाता है, ठीक है जी। क्या होता है फॉर्मूला रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्या कमाया मैंने? अच्छा चलो इस हिसाब से सोचो, क्या कमाया मैंने? 4 लाख रुपए तो कमाए, पूरे के पूरे 4 लाख रुपए लगाए। कितने रुपए लगाए थे? 1 करोड़ रुपए लगाए थे। तो वो मल्टीप्लाइड बाय 100%, ये ROI आएगा। लेकिन बेटा डिवाइडेड बाय 1/5, मतलब डिवाइडेड बाय 5। क्यों डिवाइडेड बाय 5? बेटा 5 सालों में कमाए, एक साल का ROI कितना है? एक साल का ROI कितना है? 1% भी नहीं कमा रहे भाई अपनी इन्वेस्टमेंट पे, 1% भी नहीं। अगर आप कैश फ्लो के हिसाब से देखो तो आप शायद पहली हेडिंग के हिसाब से कह सकते हो इन्वेस्टमेंट कर दो, 4 लाख कमा रहे हो। पर अगर आप ROI के हिसाब से देखो तो आप कहते हो कि यार बिल्कुल ना करो इन्वेस्टमेंट, क्या कमा रहे हो? साल का 1% भी नहीं कमा रहे। समझ में आ रही है बेटा बात? यही बात सोचो, अगर मान लो मैंने ये प्रॉपर्टी 1 करोड़ 20 लाख की बेची होती, प्लीज सामने देखते रहना, 1 करोड़ 20 लाख की बेची होती, अब मैंने क्या कमाया? अब मैंने क्या कमा लिया भाई? 24 लाख रुपए तो इन 5 सालों में कमा लिया, और 20 लाख प्रॉपर्टी बेचने से कमा लिया, 44 लाख कमा लिया। 44 लैक्स। कितने इन्वेस्ट किए थे? 100 लाख। 1 करोड़ रुपए मल्टीप्लाइड बाय 100%, और बाबू 1/5 से भी मल्टीप्लाई कर दो, तो बाबू एक साल का ROI आ जाएगा विच इज 8.8%, जो कि अच्छा है। अगर मैं आज साल लगभग 9% कमा रहा हूँ तो भाई बढ़िया कमा रहा हूँ, 9% कम नहीं होता। समझ में आ रही है बात बेटा? तो कैश फ्लो अगर आपको मिथ दे दे, जो कि लेमैन को, आम आदमी को मिथ दे देता है कैश फ्लो, उसे लगता है मैंने कुछ कमा लिया। पर आप वो ROI अच्छे से देख लो, अगर आप 8 से 10% के बीच में या उससे ज्यादा कमा रहे हो तो मुझे लगता है बहुत अच्छे सिचुएशन में बैठे हो। बट अगर आपका ROI खराब है तो वह मत मत पड़ो चक्करों में, मत करो इन्वेस्टमेंट। 1-2% कमा रहे हो, 1-2% में कुछ नहीं होता साल के, उससे ज्यादा तो ब्याज दे देती है। बैंक में FD करा के भूल जाओ, 6% तो साल की ब्याज बैंक FD दे देगी, जो रिस्क फ्री चीज है। ठीक है ना बेटा बात? समझ में आई बात? तो बाबू दो बातें कंसीडर कर ली हमने इन्वेस्टमेंट करने से पहले, वन इज कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट एंड सेकंड वन इज ROI, मतलब रेट ऑफ रिटर्न। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्का सा सारी बात क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं। और वो थर्ड हेडिंग इज इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन बॉल्ड। मैं बहुत काम की बात बोलूंगा, बहुत ज्यादा काम की बात सामने देखना, और इस हेडिंग में ना बहुत कुछ अच्छे से क्लियर होने लगेगा। वो ये कहता है अब वो क्राइटेरिया भी कंसीडर कर लो जो आपने अभी तक नहीं करे। ये पता क्या कहेगा, क्या क्या कंसीडर करो? ये कहेगा कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट कंसीडर कर लो, भैया मैंने पहली हेडिंग में कर लिया। ये कहेगा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कंसीडर कर लो, अगेन मैंने पहली हेडिंग में कर लिया अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी। ये कहेगा बेटा आपसे रेट ऑफ रिटर्न कंसीडर कर लो, भैया मैंने सेकंड हेडिंग में कर लिया।
अब दो बातें मैं और बता देता हूं जो आपने कंसीडर नहीं करी, जो इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत ज्यादा। वन इज टाइम पीरियड। बेटा पहली चीज, टाइम पीरियड जरूर कंसीडर कर लो। देखो पहली हेडिंग ने टाइम पीरियड की बात नहीं करी ना, सेकंड हेडिंग ने करी, पर बेटा टाइम पीरियड इज अ इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, इधर देखना। अगर मान लो बेटा ये प्रॉपर्टी 2 साल बाद ही 1,20,00,000 की बिक जाए तो आंसर इज बिग यस। 2 साल में कितना कमा लिया भाई, 20 लाख तो प्रॉपर्टी बेचने से कमा लिया, और 480 और 480 वैसे कमा लिए, 19,60,000 रुपए कमा लिए। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे सिचुएशन में बैठे हो। अच्छा, और अगर 2 साल बाद ये प्रॉपर्टी 95 लाख की बिक जाए तो फटाफट से बताओ, तो भी आप शायद आंसर आपका यस होगा। भाई चाहे आपको खरीदने बेचने में 5 लाख का घाटा हुआ, पर रेंट में आपने 9,60,000 रुपए कमा लिए। मानते हो टाइम पीरियड से भी बहुत सारे डिसीजन बदल जाएंगे। समझ में आ रही है बात? मतलब 2 साल बाद अगर घाटा खा के भी प्रॉपर्टी बेच रहा हूं तो भी मेरे लिए अच्छा है। क्लियर हो रही है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? और टाइम पीरियड की बात मैं एक और हेडिंग से एक्सप्लेन कर देता हूं, और क्या चीज कंसीडर करनी चाहिए आपको बेटा। देखो इसने कहा कैश फ्लो कंसीडर कर लो, पहली हेडिंग में कर लिया। इसने कहा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कंसीडर कर लो, पहली हेडिंग में कर लिया। रेट ऑफ रिटर्न कंसीडर कर लो, सेकंड हेडिंग में कर लिया। अभी मैंने टाइम पीरियड की बात बोली जो नोट्स में नहीं लिखी, भी लिखनी है आपको। पांचवी बात, इंटरेस्ट रेट जरूर कंसीडर कर लेना। ये इंटरेस्ट रेट क्या चीज है? मान लो बेटा अगर मैं आपको कहूँ ये 1 करोड़ रुपए मेरे पास नहीं थे, मैंने बैंक से 10% ब्याज पे उठाकर एक फ्लैट खरीद लिया, तो शायद पूरी गेम बदल जाए, पूरी के पूरा आंसर बदल जाए आपका। बाबू अगर मैंने 1 करोड़ रुपए 10% ब्याज पे उठाए तो हर साल कितना ब्याज है? 10% पे उठाए तो 10 लाख। इधर देखना, मैंने 5 के 5 साल 10 लाख रुपए की ब्याज दी और 5 साल के बाद 1,20,00,000 का बेचा। बताओ आंसर यस है या नो आपका? इन्वेस्ट करोगे कि नहीं? नहीं करोगे ना? बदल गया ना आंसर, है ना? और यही मैं कह दूं कि 2 साल के बाद, ये वैसे मैंने ब्याज पे भी उठा रखे हैं, और 2 साल के बाद प्रॉपर्टी 1,20,00,000 की बिक गई, तो शायद आपका आंसर यस होगा अगेन। क्यों भाई? खरीदने बेचने में कितना कमाया? 20 लाख। हर साल कितना नुकसान उठाया? 4,80,000। 4,80,000 2 सालों तक उठाया, 9,60,000 का नुकसान उठाया, लेकिन 20 लाख रुपए मुनाफा कमा लिया, तो नेट में 10,40,000 रुपए कमा लिए ना। कैलकुलेशन समझ में आ रही है भाई? 1 करोड़ का खरीदा, 1,20,00,000 का बेच दिया 2 साल के बाद, 20 लाख रुपए कमा लिए। और अगर बेटा मैंने कहा ये पैसे ब्याज पे उठे थे, तो 2 सालों में हर साल ब्याज दी होगी 10 लाख, हर साल प्रॉपर्टी सोसाइटी को मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर दिया होगा, हर साल रेंट आया होगा। हर साल में कितना घाटा हुआ? 5,20,000 का ना। 2 सालों में कितना घाटा हुआ? 10,40 का घाटा हुआ, 10,40 का घाटा हुआ, लेकिन 20 लाख रुपए मुनाफा हो गया, 9,60,000 रुपए नेट में कमाए। शायद आपका आंसर यस हो। और मैं कहूँ 5 साल के बाद 1,20,00,000 की बिकी, आंसर आपका नो हो गया। दिखाई दे रहा है? टाइम पीरियड भी फर्क डालता है। इंटरेस्ट रेट मेरे डिसीजन पर फर्क डालता है, टाइम पीरियड भी फर्क डाल रहा है मेरे डिसीजन पर। क्लियर हो रही है बात? समझ में आ रही है बात? एक बार जरा इतना पढ़ना, लास्ट लाइन में दोबारा पढ़ पाऊंगा, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व हेडिंग की, फटाफट से पढ़ते हुए। चलो जी बाबू, समझ में आ गई थी तीनों हेडिंग? मुझे एक चीज का डिस्कशन करना है, तो चीज आपको कोई बताएगा नहीं। ये बात ना बेटा जब आप एफएम प्रैक्टिकल चैप्टर के तौर पे पढ़ते हो, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ते हो, तब बताई जाती है। लास्ट लाइन एक बार पढ़ना, क्या लिखी है थर्ड हेडिंग में? देयर आर डिफरेंट टेक्निक टू इवेलुएट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, सच अ टेक्निक नोन एज कैपिटल बजटिंग टेक्निक। बताऊं क्या होता है कैपिटल बजटिंग टेक्निक? बोल दो मैं कहूँ रट लो एक लाइन तो आप रट लोगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाओगे रटने में, पर बेटा मुझे लगता है समझा देना यहाँ बहुत जरूरी है। प्लीज सब सामने लिखेंगे, मैं समझा देता हूँ कैपिटल बजटिंग टेक्निक क्या होती है, शायद आपका आंसर अफेक्ट हो, दोबारा अफेक्ट हो। प्लीज सुनना आराम से, शायद आपका आंसर नो हो जाए इस सिचुएशन में भी। मान लो ये ब्याज भी नहीं देना, 1 करोड़ लगाए, हर साल 4,80,000 कमा रहे हो, और 5 साल बाद 1,20,00,000 कमा रहे हो, तब भी मैं बोल सकता हूँ आपका आंसर नो हो जाएगा। आपको तो लग रहा होगा ये सी है हमारा आंसर।
नो होगा आंसर का 100%। मैं श्योर हूँ, आप श्योर हो जाओ, सामने देखना प्लीज। अच्छा एक बात बताओ प्लीज, कि मैं अगर आपको आज कहूं कि मुझे ना 1 करोड़ रुपए दे दो, ठीक है, और 1 साल के बाद आना मेरे पास और मुझसे ना 1 करोड़ रुपए वापस ले जाना, क्या बेटा आज के 1 करोड़ और 1 साल बाद के 1 करोड़ बिल्कुल बराबर है? मना कर रहे यार, ये 1 करोड़ लिखा और ये 1 करोड़ लिखा बराबर नहीं है? फटाफट से बताओ बराबर है या नहीं, बस हाँ या ना हो। कौन कह रहा है हाँ बराबर है? कोई नहीं कह रहा, सब मान रहे हैं कि बराबर नहीं है। अच्छा क्या मिसिंग है, फटाफट बताओ क्या मिसिंग है? इंटरेस्ट। आने लगी ना बात, आने लगी ना? कल क्या बोला था, क्या बताया था आपको? सबके अंदर फाइनेंस मैनेजर है, खुद पढ़ा नहीं सकता किसी को एफएम, सब खुद जानते हैं एफएम। जान गए ना आप खुद? कहा था कि नहीं कहा था? अपने ऊपर बात तो आ जाए पैसे से। मैंने सिर्फ ये बोला कि मुझे 1 करोड़ दे दो आज, और 1 साल के बाद 1 करोड़ ले जाना। कह रहे ब्याज रहेगी, मतलब मेरे से भी ब्याज की बात है, टीचर से भी ब्याज की बातें शुरू होगी। देखा, अपने ऊपर आए तो सही बात थोड़ी सी आगे ना ब्याज की बात। देखो बैठा क्या नहीं बैठा अंदर फाइनेंस मैनेजर। तो बाबू सब जानते हैं ये बात कि बेटा आज के 1 करोड़ और 1 साल बाद के 1 करोड़ कभी बराबर नहीं हो सकते। समथिंग इज मिसिंग एंड दैट मिसिंग एलिमेंट इज, यू में से इंटरेस्ट रेट और यू में से इन्फ्लेशन रेट। कुछ तो चाहिए ना, महंगाई बढ़ेगी भाई, उसके हिसाब से कुछ तो चाहिए ना। चाहे ब्याज कह लो चाहे इन्फ्लेशन कह लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे हिसाब से एक ही बात है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अच्छा ये मैं 1 साल बाद की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ कि 1 साल बाद क्या दिया जाना चाहिए? बेटा इसके लिए ना एक फॉर्मूला है मैथमेटिकल, ऑल्दो मुझे इसकी जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है, पर मैं भी समझाना चाहता हूँ एक बार। देखो फ्यूचर वैल्यू निकालने का एक तरीका होता है प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r⁴ ठीक है ना जी, मैंने तो ऐसे ही पढ़ा है बाबू। अगर 1 करोड़ रुपए आज मैंने लिए हैं आपसे, ठीक है जी, तो बाबू मुझे 1 साल बाद क्या देना, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। आर मतलब होता है इंटरेस्ट रेट, मान लो मार्केट का इंटरेस्ट रेट है 10% साल का। एन है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड है मेरा 1। तो बाबू मुझे क्या देना चाहिए आपको 1 साल के बाद? 1 करोड़ 10 लाख रुपए देने चाहिए, तो मैं कह सकता हूँ है ना? अगर मार्केट का ब्याज का रेट 10% हो, अगर मैं आपसे आज 1 करोड़ ले रहा हूं तो 1 साल के बाद 1 करोड़ 10 लाख लूंगा, तो मैं कह सकता हूं बराबर, अदरवाइज ये बराबर नहीं है। मानते हो ये बात? अच्छा अगर मेरे को किसी सिचुएशन में प्रेजेंट वैल्यू निकालनी और मुझे फ्यूचर वैल्यू पता हो, तो मैं क्या इस फॉर्मूला को ऐसे लिख सकता हूं? फ्यूचर वैल्यू 1 + r⁴ n इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। मैं इस पोर्शन को डिवाइड में लिख गया, कोई दिक्कत तो नहीं? इतना तो मैथ्स मुझे लगता है बेसिक की बात करता हूँ, समझते होंगे सारे, है ना? ऐसे लिख सकता हूँ ना? अगर किसी सिचुएशन में मुझे फ्यूचर वैल्यू एडवांस में पता हो, अगर उसकी मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो, तो तरीका यही है ना? पक्की बात। अब मैं काम की बात बोलने जा रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दें बेटा। ये सब मुझे फ्यूचर वैल्यू ही तो पता है, इनकी प्रेजेंट वैल्यू तो सोचो। मुझे 5 साल के बाद मिलने 1 करोड़ 20 लाख। शायद मैं अगर 10% के हिसाब से आज की इसकी वैल्यू निकालू ना, तो 1 करोड़ भी नहीं आएगी। शायद ये वैल्यू 70-80 लाख रुपए ही आएगी। शायद आपका आंसर ही नो होगा। ये तो आप क्या कह रहे हो? आप तो बिल्कुल आज के 1 करोड़ और 5 साल बाद के 1 करोड़ 20 लाख को कंपेयर करने लग गए। इसकी आज की वैल्यू तो सोचो। इसकी आज की वैल्यू अगर निकलवा के दिखाऊं आपको तो कैसे होगी? ये फ्यूचर वैल्यू है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकल जाएगी। निकाल के देख लेना, बहुत कम आएगी 1 करोड़ से, तो शायद आपका आंसर ही बदल जाए। बेटा इन्हें बोलते हैं कैपिटल बजटिंग टेक्निक, जिन टेक्निक के थ्रू मैं इवेल्युएट करता हूं अपने इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को, वो एक टेक्निक है ये। जब आप सब्जेक्ट पढ़ोगे एफएम को, तो बेटा ये पढ़ने को मिलेगा, ये टेक्निक पढ़ाई जाएगी आपको। क्या मेरी बात कुछ कुछ पहुंच गई आप तक? कुछ कुछ पहुंच गई ना? बस बहुत पहुंच गई।
वरना ये लाइन को मैं चाहता रटवा भी देता, पर मैंने कहा पिक्चर दिखा दूंगा आपको, इतनी छोटी सी पिक्चर नहीं है जिसको देख के आप खुश हो गए। क्लियर है बात? पक्का सही यार, अपनी ना मतलब खून में समझाना, पता नहीं क्या बात है। कल एक मैसेज आया मुझे तो मोटिवेशन मिलता है ऐसी चीजें ही पढ़कर। आकाश भाई भी थे साथ। एक स्टूडेंट है 4 साल पहले मुझसे पढ़कर गई है, साइंस जेवियर मुंबई में उसने BAMS करी है, और उसके बाद कल उसकी जॉब लग गई है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में BSc में। उसका मैसेज आया इंस्टाग्राम पर, शेयर करूंगा आपके ग्रुप में, कि भैया आपने जो पढ़ाया आज तक काम आता है, और जितनी भी आपने फाइनेंशियल मार्केट शेयर मार्केट पढ़ाया था सब बिल्कुल वैसा का वैसा जैसे आपने बताया था, आपका प्रैक्टिकल पढ़ के मजा आ गया। तो मैंने लिखा योर वर्ड्स मीन्स अ लॉट, कहती है यू डिजर्व ऑल ऑफ इट। तो भाई मेरे लिए तो यही मोटिवेशन है, ठीक है, कईयों के लिए मोटिवेशन ये है, हमारे लिए तो वो नॉन फाइनेंशियल चीजें हमें तो ज्यादा मोटिवेट करती हैं, ठीक है ना। तो जो ये बात मैं आज बता रहा हूँ ना, मुझे नहीं पता कितने साल बाद पढ़ोगे, पर पढ़ोगे, याद भी आएगी मेरी हर बात, एक एक बात याद आएगी। जो मैं बोलता रहता हूँ ना, कंपनी में पेमेंट बांटने का एक फिक्स सीक्वेंस है, कोई भी टीचर नहीं बोलता, ना कोई टीचर ये बातें बताता, ठीक है जी। और मेरे CA करने वाले बच्चे, मतलब अभी ऋतिक गौतम को शायद आप सब जानते हो, मेरे पास से ऑल इंडिया टॉप किया उन्होंने भी, ऑल इंडिया रैंक आई है। सहारनपुर के 2 बच्चे हैं, सोचो। ऋतिक मेरे पास जब था तब डिस्ट्रिक्ट टॉपर था, 99% थे, तब इंडिया टॉपर 99.6 पे था, वो ऑल इंडिया में रैंक 3rd था, ठीक है जी। ऑल इंडिया रैंक 3rd निकाल रहा सहारनपुर का बच्चा, मेरा बच्चा। उसके बाद बेटा IPC से इंटरमीडिएट में रैंक निकाल के ला रहा है, एक ऑल इंडिया रैंक लाया 27/40। उनके मैसेजेस दिखाऊं आपको, किसी दिन दिखाऊंगा, मुझे लगता है ये चीजें थोड़ा सीक्रेट रखनी चाहिए, मैं इसलिए ज्यादा रिवील नहीं करता। उनके मैसेज भी आते हुए, जो 12th में बातें बताई थी ना, सच सब CA तक काम आई है। तो भाई प्रैक्टिकल पढ़ो, भूल जाओ। उस दिन याद है काउंसलिंग में क्या बोल रहे थे प्रथम इंस्टीट्यूट वाले सर, कि आपको इन टॉप कॉलेजेस में क्या पढ़ाया जाएगा, केस बेस्ड, किन ऑर्गेनाइजेशन ये प्रॉब्लम्स फेस करी, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। मैं मन में सोच रहा था एक बार मेरे बच्चों से भी पूछो कि मैं कैसे बताता हूँ। हमने आज तक कब बताया कि ये थ्योरी है, ये दो लाइनें हैं लिखी हुई, हमें तो वो बताया जो हमने प्रैक्टिकल लाइफ में सीखा, हम तो बताते ही केस बेस्ड में भाई। चलो खैर बेटा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन मुझे लगता है बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन अच्छे से समझ में आ गया। बेटा एक ना टॉपिक मैं छोड़कर आया हूँ, बिल्कुल इससे रिलेटेड है, क्योंकि मुझे, मैं हमेशा बताता हूँ, मुझे लगता है मेरा सीक्वेंस NCERT से बहुत बेटर है, मैंने अपना ही सीक्वेंस बनाया हुआ है। तो बेटा मैं किसी और जगह पर लेकर जा रहा हूँ आपको, कहाँ लेके जा रहा हूँ बताता हूँ। हमने टॉपिक पढ़ा था फैक्टर ऑफ एक्टिंग फिक्स कैपिटल, बिल्कुल लास्ट सेकंड लास्ट पेज पर, वहीं वापस आ जाओ फटाफट से, जल्दी से हो। बेटा यहाँ ना एक टॉपिक लिखा हुआ है, 4 हेडिंग लिखी हुई है। बाबू ये टॉपिक क्या है, पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है कि फिक्स्ड कैपिटल का मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। इधर देखना प्लीज, नहीं कि फिक्स्ड कैपिटल का मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। आपको क्यों लगता है कि फिक्स्ड एसेट्स को अच्छे से मैनेज करना चाहिए। करंट एसेट्स डे टू डे कब से मैनेज हो के नहीं हो, पर फिक्स कैपिटल को बहुत अच्छे से मैनेज करना चाहिए। तो बाबू करना चाहिए, सच में करना चाहिए, ये बातें प्रूव कर देंगे ये 4 हेडिंग। पहली हेडिंग क्या लिखी गई है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ। सेकंड लिखी गई है लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स आर इन्वॉल्व। तीसरी रिस्क इन्वॉल्व, और चौथी इरिवर्सिबल डिसीजन। बेटा सबसे पहले मैं सेकंड हेडिंग की बात करता हूं, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स आर इन्वॉल्व। प्लीज नहीं तरफ देखना बेटा। अगर मैं आपको एक बात कहूं कि आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट उठाकर देख लेना, किसी भी कंपनी की, जो हाथ लग जाए गूगल पे, सब हाथ लग जाएंगे, अच्छी अच्छी कंपनी, आप प्रोजेक्ट बनाने वाले इस साल, पीछे रेनबो के कम से कम 6-7 बच्चे बैठे हुए हैं, आप अपनी अपनी फाइलों में आज पढ़कर देख लें। किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट उठाकर देख लो, किसी भी कंपनी की, अगर बैलेंस शीट का टोटल 100 करोड़ है ना, तो नॉन करंट एसेट्स यानी कि फिक्स एसेट्स में देख लेना बेटा 70 से 80 करोड़ रुपए लगे होंगे, और करंट एसेट्स में लगे हुए होंगे 20 से 30 करोड़। Sir, substantial portion of the fund of a company is being blocked in a non-current assets in a fixed assets. That's why management of fixed capital is very necessary. भाई 100 करोड़ की फर्म हो आप, 100 करोड़ की आपकी बैलेंस शीट है, 70 करोड़ अकेले फिक्स एसेट्स में लगे हैं। आपको क्यों नहीं लगता कि फिक्स एसेट्स का मैनेजमेंट जरूरी है? बाबू आपको क्या लगता है अगर इनके साथ कुछ गड़बड़ हुई ना,
समझ लो कंपनी के साथ गड़बड़ होगी, कंपनी की सो गई। अगर ये सो गई ना तो कंपनी की सो गई, कोई बचा नहीं सकता कंपनी को। सर अगर यहाँ कुछ गलत भी हो गया ना, शायद कंपनी जिंदा रह जाए। 20 करोड़ का नुकसान भी हो गया, 100 करोड़ में से आप जिंदा रह सकते हो, लेकिन 100 करोड़ में से 80 करोड़ का नुकसान हो जाए, सब कुछ चला जाएगा बेटा। तो पहला रीजन ये है फिक्स्ड एसेट्स को, फिक्स्ड कैपिटल को मैनेज करने का। इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व होते हैं। समझ आ रही है बात? अच्छे से समझ में आई बात जो मैंने समझाने की कोशिश करी। पहली हेडिंग लिखी है लॉन्ग टर्म ग्रोथ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। देखो बेटा, ये कोई करंट एसेट, ये बिजनेस का स्टॉक नहीं है कि कल भी बिकेगा, परसों भी बिकेगा, तरसों भी बिकेगा, रोज बिकेगा, रोज पैसे आएंगे। जब आप किसी ऐसी एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हो जिसमें एक तो सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ फंड लगे हैं और जो नियर फ्यूचर पैसे वापस नहीं करेगा, रिटर्न नहीं देगा, तो सर बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना। आपको पता है ना, फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉपर्टीज, इमोवेबल प्रॉपर्टी हाथों हाथ रिटर्न नहीं देगी। कब रिटर्न देगी? इन अ लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में कोई कमाई नहीं देगी। और मुझे लगता है बेटा, आपकी मतलब मेरी तो फैमिली में ऐसे लोग बैठे हैं, आपकी भी फैमिली में ऐसे लोग बैठे होंगे, आपके दादाजी या परदादाजी या आपके फादर, जो कभी आपको बहुत मूड में निकलते होंगे लेके स्कूटर पे, तो बताते होंगे यार ये प्रॉपर्टी ना मैंने 2,000 रुपए की छोड़ी है और आज उस प्रॉपर्टी की कीमत 2 करोड़ होगी। या बताते होंगे कि तुम्हारे दादाजी ने छोड़ी हुई है कि मिलती थी इतने रुपए की, हमने छोड़ी हुई है। सर मानते हो ना इस चीज को? सुना भी होगा आपने सबके मुंह से, सुना है ना सबके मुंह से ऐसी कहानियां, सबके पेरेंट्स बताते हैं ना ऐसी कहानियां। तो सर आप सोचो तो सही, बहुत रिटर्न आएगी, मैं मना ही नहीं कर रहा हूं, बहुत रिटर्न देती है फिक्स्ड एसेट्स, बट नॉट इन अ शॉर्ट रन। सालों लग जाते हैं। किसी किसी सिचुएशन में 15-15, 20-20 साल भी प्रॉपर्टी नहीं बिकती। मेरे फादर प्रॉपर्टी डीलर है, मुझसे बेटर कोई बात नहीं बता सकता। मैंने ऐसी भी सिचुएशन देखी हुई है, एक प्रॉपर्टी 15-15 साल नहीं बिकती। आप 50-50, 100-100 डीलर को कह देते हो शहर के कि ये बेच दो, तो इतना फंस जाते हो आप। तो बेटा जब आप किसी ऐसी एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एक तो सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ फंड लग जाएगा और एक लॉन्ग रन तक लगा रहेगा, तो सर सोच समझ के ही तो इन्वेस्टमेंट करोगे। इसलिए इसका मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। समझ में आती है बात? आकाश भाई, बाबू थर्ड हेडिंग इज रिस्क इन्वॉल्व, और रिस्क इसलिए इन्वॉल्व है, शुरू की दोनों हेडिंग लिखनी है इसमें, इधर देखना कि मैं फिक्स्ड कैपिटल में रिस्क क्यों इन्वॉल्व होता है। शुरू की दो हेडिंग, लार्ज पैसे लगे हुए हैं और लॉन्ग टर्म में ग्रोथ आएगी। जब आप पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। लास्ट हेडिंग का डिस्कशन करता हूँ, इररिवर्सिबल डिसीजन। देखो बेटा, जब आप फिक्स कैपिटल से रिलेटेड डिसीजन ले रहे हो ना, ये डिसीजन इररिवर्सिबल होते हैं, या तो रिवर्स नहीं होंगे, या रिवर्स होंगे तो बाबू कुछ लाख होगा, कुछ करोड़ होगा, कुछ 1,000 करोड़ तक का भी नुकसान दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है। एक एग्जांपल देता हूं आपको क्लैरिटी के लिए, टाटा नैनो प्रोजेक्ट पहले ना गुजरात में लगाया गया। सर मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ, गुजरात और वेस्ट बंगाल में, सर पहले गुजरात में लगा था और ना बिना गुजरात गवर्नमेंट के ना अप्रूवल के लग गया था वो। गुजरात गवर्नमेंट से अप्रूवल भी नहीं ली और टाटा नैनो प्रोजेक्ट गुजरात में लग गया। मीडिया ने थोड़ा सा मैटर को और तोल दे दी कि टाटा है, समझते क्या है, देश की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो गवर्नमेंट को भी इग्नोर करते हैं, गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं ली, ये नहीं लिया, वो नहीं लिया। बस मीडिया में 2 दिन खबर, 3 दिन खबर, हर बड़े चैनल पे खबर आने लग गई। अब गवर्नमेंट एक्शन ना ले तो आपको पता है गवर्नमेंट की बाट भी लगा देंगे कि टाटा तो आप एक्शन नहीं ले रहे। तो गवर्नमेंट ने भी एक्शन ले लिया, 5-7 हज़ार करोड़ की पेनल्टी लगा दी टाटा पे, गवर्नमेंट की अप्रूवल ना लेने के चक्कर। और रातों रात टाटा को ना वो प्रोजेक्ट शिफ्ट करना पड़ा फ्रॉम गुजरात टू वेस्ट बंगाल। 5-7 हज़ार करोड़ का नुकसान हुआ, पेनल्टी अलग खाई, नुकसान अलग बियर किया और प्रोजेक्ट भी शिफ्ट हुआ। ईमानदारी की बात है, 5-7 हज़ार करोड़ रुपए टाटा ने नैनो से कमाए होंगे। 1 लाख रुपए की तुम गाड़ी बेच रहे हो, कितना मार्जिन होगा? 10-20 हज़ार रुपए का। कितनी गाड़ियां बेच दी ऐसे तुमने? 5-7 हज़ार करोड़ कमाए होंगे, ईमानदारी से बता देना, कोई भी नहीं कमाए होंगे ना। ये है फिक्स कैपिटल। सर ये डिसीजन रिवर्स नहीं होते, बहुत सोच समझ के लेने पड़ते हैं, या तो रिवर्स नहीं होंगे, और अगर रिवर्स होंगे ना कई हजारों करोड़ का भी लॉस दे सकते हैं आप। तो फिक्स कैपिटल का डिसीजन ना बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। समझ में आई सारी बातें?
पक्का से चारों हेडिंग पढ़कर बता दो कि समझ में आ गया कि नहीं। रख रहे हैं हम आज के लिए इतना ही है। बाय बाय।